छात्र कक्षा 9वीं तथा 10वीं दोनों कक्षाओं के लिए ये मैंने कॉमन वीडियो किया है। वीडियो है रिवीजन बेस अपठित गद्यांश। एंड तक वीडियो देखना है क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको PA1 के सिलेबस के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अपठित गद्यांश ये हमारा क खंड है जो 10 मार्क के लिए हमें आता है। अपठित अवबोधनम अनसीन पैसेज यानी इसके पहले कभी पढ़ा नहीं है ऐसा गद्यांश, ऐसा गद्य भाग उसे अपठित कहते हैं। अवबोधनम यानी उसे समझना, आकलन करना। ऑलरेडी अपठित अवबोधनम ये टीचिंग में हमारा हो चुका है मार्च मंथ में। आज हम इसका रिवीजन लेने जा रहे हैं। तो जैसे बताया वैसे अपठित यानी पहले ना पढ़ा, अनसीन जिसे पहले देखा नहीं है, ऐसे पैसेज, ऐसे गद्य। कुछ बातें ये सॉल्व करते वक्त ध्यान में रखनी है, जो बातें यहाँ पर मैंने आपको इस स्लाइड में बताई है। आपको भी ये स्लाइड पढ़नी है, मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। अपठित अवबोधनम के अंतर्गत सामान्यतः परीक्षा में 2 अपठित गद्यांश पूछे जाते हैं। ये कॉमन बात बताइए, हमारा इसमें 2 नहीं 1 होता है। विद्यार्थियों को इन गद्यांश अनुच्छेद को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इस प्रकार अपठित गद्यांश से प्रश्न के 2 भाग होते हैं। ये 2 भाग जो बताए गए हैं ये अलग प्रकार के, हमें एक ही भाग होता है जिसमें 10 मार्क के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन गद्यांश के 2 प्रकार होते हैं, लघु गद्यांश और दूसरा होता है दीर्घ गद्यांश। 8th स्टैंडर्ड तक लघु गद्यांश होता है, 8th के आगे 9th और 10th के लिए दीर्घ गद्यांश होता है। अपठित अवबोधनम के अंतर्गत नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देते समय विद्यार्थियों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, अनुच्छेद को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अगर रीडिंग अच्छी तरह से होती है तो अनसीन पैसेज में जो भी शब्द दिए गए हैं उन शब्दों का आधार हमें समझता है, व्याकरणात्मक वो शब्द किस तरह से बने हैं ये ध्यान में आता है, तो प्रश्नों के उत्तर देना सरल और सुलभ हो जाता है। यदि फिर भी किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट ना हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में उस वाक्यों को बार बार पढ़कर उस शब्द का अर्थ या भाव जानकर भी उत्तर लिखा जा सकता है। व्याकरण के संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते समय उस वाक्यों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। इससे वह प्रश्न लिया गया जो प्रश्न है वो ध्यान में आ जाता है। गद्यांश का शीर्षक देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि शीर्षक अधिक से अधिक 2 या 3 शब्दों में होना चाहिए, तो उसमें गलतियाँ नहीं होती। 2 या 3 शब्द से अधिक शब्दों का प्रयोग हम करेंगे तो विभक्ति, उनके साथ बाकी व्याकरणात्मक बातें ये भी आती हैं, तो वहाँ पर गलती हो सकती है। इसलिए कम से कम शब्दों में शीर्षक देना है। गद्यांश का शीर्षक प्रसिद्ध उक्तियों के रूप में भी हो सकता है। काफ़ी गद्यांशों में ऐसे होता है इति उक्तम, अथ कथयति, तो वही हम एज इट इज़ शीर्षक के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। एक बात ज़रूरी है इसमें, पाठ्यक्रम में हमेशा से जो बदलाव हो रहा है उस बदलाव में आप में आत्मविश्वास आना चाहिए, इसलिए ये रिवीजन वीडियो में ले रही हूँ। तो आत्मविश्वास के कारण गद्यांश अनसीन क्यों ना हो सॉल्व करना इजी होता है। एक छोटा सा गद्यांश यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस के तौर पर लिया है। अधोलिखितान् गद्यांशान् पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। छोटा गद्यांश समझने के लिए इजी जाए इसलिए दिया है, उस पर आधारित प्रश्न भी मैंने आपको बताए हैं। अस्माकं देशः भारतवर्षम् अस्ति, भारतम् अस्माकं जन्मभूमिः अस्ति, इदमेव अस्माकं कर्मभूमि पुण्यभूमि च वर्तते। भारतवर्षं पुरा आर्यावर्तो अपि कथ्यते स्म। अस्य देशस्य उत्तरस्यां दिशि शैलराजो हिमालयः वर्तते, सः गिरिराजः प्रहरीवत् दृश्यते। भारतस्य
दक्षिणतः च रत्नाकरो विद्यते। अयं देशः देवानाम् अपि स्पृहणीयः अस्ति। पैसेज अच्छी तरह से समझकर पैसेज के शब्दों को समझने की कोशिश करनी है। एक पदेन उत्तरत भारतस्य उत्तरस्यां दिशि कः वर्तते। यस, ऑप्शन दिए जाते हैं, कभी कभी ऑप्शन होते भी नहीं। एक पदेन यानी एक शब्द में ही उत्तर लिखना है। हिमालयः भारतवर्षं पुरा किं कथ्यते। भारतवर्ष को पहले क्या कहा जाता था। आर्यावर्तः। पूर्णवाक्येन उत्तरतः। ये कभी 2 दिए जाते हैं, कभी 1 दिया जाता है। अगर पूर्णवाक्येन उत्तरतः 2 होते हैं तो 1-1 मार्क के लिए, तो एक पदेन भी हाफ मार्क के लिए आएगा। अस्माकं कृते भारतं कीदृशी भूमि वर्तते। अस्माकं कृते भारतं जन्मभूमिः कर्मभूमिः पुण्यभूमि च वर्तते। एक पदेन पूर्णवाक्येन के बाद आपके लिए आता है पद के लिए या गद्यांश के लिए शीर्षक देना है। तो इसके लिए शीर्षक क्या देंगे हम इस पैसेज के लिए, क्या होगा शीर्षक। भारतदेशः या अस्माकं देशः। उसके आगे प्रश्न होता है भाषिक कार्य का। भाषिक कार्य में अब न्यू सिलेबस के हिसाब से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके लिए ऑप्शंस भी होते हैं। मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए एक ही क्वेश्चन लिया है। शैलराजः हिमालयः अनयोः पदयोः विशेषपदं किम्। विशेष्य यानी कर्ता, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हिमालयः। सही। यहाँ पर होता है हमारा अपठित गद्यांश रिवीजन। आपकी पाठ्य पुस्तक में जितने अनसिंग पैसेज है मैक्सिमम सॉल्व करके देखिए, वही प्रैक्टिस के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। 9th स्टैंडर्ड के बच्चे प्रायोगिक टेक्स्ट बुक 9th स्टैंडर्ड के, 10th स्टैंडर्ड के 10th में। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आपका PA1 का सिलेबस, जो कि ऑलरेडी आपके पास भेजा गया है। सिलेबस में जो लेसन नामों के साथ आए हैं, नंबर नहीं, सिर्फ नामों के साथ, वही सिलेबस कंसिडर करना है। जैसे 9th स्टैंडर्ड का बता रही हूँ मैं। पहला रहेगा अपठित गद्यांश, दूसरा होगा पत्र लेखनम, तीसरा चित्र वर्णनम, 4th अनुवाद लेखनम। ये हो गया हमारा रचनात्मक कार्य और अपठित गद्यांश में। और ग्रामर पार्ट में आ रहा है 9th स्टैंडर्ड को संधि, शब्दरूप, धातुरूप, प्रत्यय और संख्यावाची शब्द। आ गया ध्यान में। शब्दरूप, धातुरूप, संधि, प्रत्यय, संख्यावाची शब्द। ये हुआ आपका 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस। 10th में अपठित गद्यांश और रचनात्मक लेखन में पत्र लेखन, चित्र वर्णन, अनुवाद लेखन, ये कॉमन रहेगा 9th और 10th के लिए। और ग्रामर पार्ट में 10th के लिए आ रहा है संधि, समास, प्रत्यय, अव्यय और समय लेखन। फिर से एक बार ग्रामर बताती हूँ। ऑलरेडी सिलेबस आपको मिल गया है, लेकिन फिर से बता रही हूँ। अपठित गद्यांश, पत्र लेखन, चित्रवर्णन, अनुवाद लेखन, संधि, समास, प्रत्यय, अव्यय और समय लेखन। सिलेबस नोटबुक में PA1 या आपके पास डायरी है तो डायरी में अच्छी तरह से लिख के लीजिए और अपठित गद्यांश का सराव कीजिए। अगली तासिका में हम पत्र लेखन का रिवीजन लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।